जय भीम का नारा दे। तो मेरे साथ बोलिएगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। ये इसलिए जरूरी था कि यहाँ पे जो लोग आ पाए, अभी भी जितने लोग ऊपर से देख रहे हैं, छतों से देख रहे हैं, सबको पता चले कि आज बिहार में, बेगूसराय में जो दलित है, जो पिछड़ा तबका है, आज जो यूनाइटेड है, एक साथ है और एक स्वर में बाबा साहेब का नाम ले रहा है और ये बोल रहा है कि जिस तरह से जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, हम अब बंटने वाले नहीं हैं। और बाबा साहेब ने जिस तरह से बोला था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, मतलब हम शिक्षित हो, संगठित और संघर्ष करें। तो आज यहाँ से हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, एक साथ मिलके बातें करें, समझे कि बाबा साहब क्या कहना चाहते थे, किस तरह से वो जो एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात करते हैं कि कैसे हम जातिवाद को खत्म करें, उसको किस तरह से समझ के इकट्ठा होके इसको जो संघर्ष उन्होंने जारी किया था उसको आगे लेके जाए। तो यहाँ पे मैं बाबा साहब की बात शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी फूले के बारे में, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। वो अब बाबा साहेब उनको अपना गुरु मानते थे क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्कूल शुरू किया, जो पढ़ाई शुरू की। और सावित्रीबाई जब जाती थी गांव में महिलाओं को इकट्ठा करने के, आइए हम सब पढ़ते हैं, तो उनपे गोबर के उगले फेंके जाते थे कि आप मतलब कैसे हो सकता है कि आप महिलाओं को पढ़ाएं। ये सारे ताने उनको सुनने पड़ते। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल शुरू किया और उसी का नतीजा बाबा साहब मानते थे, उसी का नतीजा है कि आज वो पढ़ पाए। और यही बात मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मैं नहीं पढ़ रही। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम सब इस बात को समझे कि हमारे लिए इनकी अहमियत क्या है। अगर वो नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता, और संविधान में जो एक बात कही गई है कि हम सब बराबर हैं, वो हमारे पास नहीं है। और जो परंपरागत जातिवादी तरीके से चीजें चलती आ रही है कि आप किसी के घर में नहीं जा सकते, आप किसी के साथ एक बेंच पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीजें चलती ही रही। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से लगातार उत्पीड़न सह के भी अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखी। एक फिल्म में मैंने देखा जिस तरह से चीजें बताई गई कि वो ऑफिसर है, फिर भी उनको जो प्यून है वो पानी नहीं ला के दे रहे। तो ये है जातिवाद कि कैसे आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाए, आपके साथ वही सारी चीजें होती रही। और आज भी पिछले 5 साल में बीजेपी की एक सरकार रही जिसके तहत मैं जेएनयू की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ी और मैंने देखा कि कैसे एक जातिवादी सरकार जब बनती है तो क्या होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं बताना चाहूंगी रोहित वेमुला के बारे में, हमारे साथी जिनको अपनी जान देनी पड़ी इन सारी चीजों की वजह से। आखिर क्या हुआ था एचयू में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से उनको अपनी जान देनी पड़ी, उनकी जान ले ली गई। वहाँ पे वो एक मूवी स्क्रीनिंग कर रहे थे, आपको पता होगा मुजफ्फरनगर बोल के एक जगह है जहाँ पे ये बीजेपी वाले पहले तो दंगा करवाते हैं। जब वो दंगे का एक डॉक्यूमेंट्री बनता है जो सच्चाई लोगों तक ले जाना चाहता है, मुजफ्फरनगर बाकी है बोल के एक डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री रोहित वेमुला दिखाना चाहते हैं और उसी का आयोजन वो वहाँ पे करते हैं। क्योंकि उन्होंने, रोहित वेमुला ने एक बात बोली कि कोई सिर्फ दलित अपनी लड़ाई लड़ेगा, एक कास्ट अपनी लड़ाई लड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। हम सारे जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं एक साथ, जिनपे लगातार चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, हम सबको एक साथ यूनाइट होकर चीजें करनी पड़ेगी। और इसी बात को रोहित वेमुला वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रख रहे थे। उन्होंने बोला कि जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो हम दिखाएंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन माने ना माने, चाहे वो बीजेपी के जो छुट्टे मुट्टे एबीवीपी लोग जो कैंपस में हैं वो माने ना माने, उन्होंने दिखाया। और इसी बात के लिए एमएचआरडी स्मृति ईरानी की तरफ से लेटर जाता है एचयू में, ये बोलते हुए कि वो एंटी नेशनल है। तो सिर्फ जेएनयू पे ऐसा नहीं है कि जेएनयू के लोग ही एंटी नेशनल है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है वो एंटी नेशनल है। और यही बात जब रोहित वेमुला ने बोली कि हम जो हुआ दंगे जो कराए गए बीजेपी द्वारा वो हम दिखाएंगे, इसको लेके लेटर लिखा गया, उनको स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया गया, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और लास्ट में उनको मजबूर कर दिया गया कि उनको अपनी जान ले। तो इसीलिए हम लोग जब यूनिवर्सिटी में, अरे बच्चा
अपनी बात रखते हैं तो हम कभी ये नहीं बोलते कि उनको जान लेनी पड़ी। ये जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने रोहित वेमुला की हत्या की और इसी की लड़ाई पूरे देश भर में चल रही थी। लोग डिमांड कर रहे थे कि रोहित एक्ट हो, जो ये तय करे कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज में एक भेदभाव होता है और उसको चेक किया जाए। उस समय पूरे देश भर में इस चीज पे बातें चल रही थी। स्मृति ईरानी को लेके भी काफी न्यूज आ रहे थे कि वो क्या बोली, नहीं बोली, 5-5 लेटर क्यों लिखा। एक स्टूडेंट एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है, इसके लिए एमएचआरडी 5-5 लेटर लिखेगा, ये बोलेगा कि वो एंटी नेशनल है। ये सारी चीजें लगातार जब हुई, जब हम लोगों ने बातें रखी, तो जेएनयू पे भी अटैक आ गया कि ये लोग भी एंटी नेशनल, और ये पूरा डिबेट यही चलता रहा कि आप एंटी नेशनल है, नेशनल है, ये सारा ही डिबेट चलता रहा। और लगातार बार बार हमने यही बात, और आप सब तक अब तक पहुंच ही चुकी होगी कि ये कोई एंटी नेशनल नेशनलिज्म की बात नहीं थी। बात इतनी थी कि हम अपने अधिकार की बात कर रहे थे, हम अपने स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, एक साथ मिलके पढ़ने के सम्मानजनक पढ़ाई की बात कर रहे थे। और जो ऑक्यूपाई यूजीसी एक मूवमेंट हुआ, पता नहीं आप लोग तक पता चला होगा नहीं होगा, लेकिन वहां पे हम लोग 100 दिनों तक यूजीसी के बाहर बैठे रहे। ये बोले कि जितने भी किसी भी वर्ग से आने वाले स्टूडेंट को, सबको आपको स्कॉलरशिप देना पड़ेगा, ताकि हम सब एक साथ पढ़ सके और सम्मानजनक पढ़ाई कर सके। किसी के लिए ऐसा ना हो कि कमाना पड़े, बाहर जाना पड़े, किसी से उधार लेना पड़े, ये सारी चीजें ना हो। अगर हम पढ़ने आए हैं तो शांति से और सम्मानजनक पढ़ाई करें, ये डिमांड करते हुए हम लोग यूजीसी पे बैठे रहे। और इन सारी चीजों से लगातार उनको दिक्कत होती रही कि क्यों स्टूडेंट इतना डिमांड करते हैं, अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, और इस चीज से उनको बार बार दिक्कत होती रही। और इसीलिए जब ये अटैक आया कि जेएनयू के स्टूडेंट एंटी नेशनल है, रोहित वेमुला एंटी नेशनल है, क्योंकि उनको डर है कि जिस जातिवादी एक तरीके से उन्होंने समाज बनाए हैं, उसको आज का युवा, आज का छात्र तोड़ रहा है। उसके ऊपर पड़े जाके ये कहना चाहता है कि हम सब एक बराबर है। बाबा साहब ने जो बात बोली थी, उन बात को हम मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे ही उनको डर है। और इसीलिए आज भी मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आज भी 2 तरह की लड़ाई है। जो बाबा साहब पहले से लड़ रहे थे, आज भी हमें वही लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान उन्होंने हमें बना के दिया कि एक तरफ ये बोले कि हम बराबरी के लोग हैं, दूसरे तरफ वो जो हम बराबर नहीं, तुम अछूत हो, हम ब्राह्मण है, और उसमें भी कायस्थ ब्राह्मण और ये ब्राह्मण को करते रहेंगे। और इसीलिए इस लड़ाई को हमें आगे लेके जाना है। दिल्ली के शहर में पहली बार ऐसा हुआ इस सरकार के आने के बाद कि हमारे संविधान को जलाया गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या एंटी नेशनल, संविधान को जलाना क्या एंटी नेशनल नहीं है? तो इसी बात को पूछते हुए मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपकी राय क्या, आप क्या कहते हैं? क्या बराबरी का अधिकार मांगना एंटी नेशनल है? क्या देशद्रोह है ये कि हम बराबरी से जी सके? क्या ये देशद्रोह है? नहीं, देशद्रोह किसी, बताइए। तो यही बात और यही लड़ाई है। इस लड़ाई को यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और इसको आगे लेके जाना है। और ये जो सरकार है उसको हम इस जो लोकसभा अभी चल रहा है, उस लोकसभा में उनको जवाब देंगे कि आज का युवक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सम्मान से और एकता से रहना चाहता है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। और यहाँ से हम ये ऐलान करते